बेटा आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले आता है बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन। किसको कहते हैं मेटल्स? ठीक है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है मेटल्स की। पहली कि जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उसको कहते हैं मेटल्स, जो डोनर है। और जो रिसेप्टर है, उसको कहते हैं नॉन मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को उसको मेटल्स, जो रिसीव करेगा रिसीवर है, रिसेप्टर है, लेने वाला है, उसको नॉन मेटल बोलते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है तो ये पॉजिटिव है, और ये हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसको कहते हैं नॉन मेटल्स। अब इसके बाद आता है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, छोटी क्लास में, ठीक है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा, जैसे 4-5 प्रॉपर्टीज आपने पहले पढ़ी होंगी, ठीक है, अप टू 9 तक। तो सबसे पहले आता है कंडक्शन। कंडक्शन मीन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर, जो कंडक्शन होती है वो होती है मेटल्स, ये कंडक्टर होती है। मेटल्स के अंदर क्या है बेटा, हीट भी पास हो जाती है। कोई चीज है धूप में रख दो तो कुछ समय के बाद वो मेटल है जो, ठीक है, वो गर्म हो जाएगी। जो नॉन मेटल्स है वो गर्म नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मान लो कोई आयरन रॉड है, लोहे की कोई छड़ है आपके पास, आयरन रॉड है, उसको धूप में रख देते हैं वो गर्म हो जाती है। और कोई वुड की कोई प्लाई है, कोई पीस है वुड का, उसको रख दो, वो नॉन मेटल्स है, तो वो क्या है, कंडक्टर नहीं है, गर्म नहीं होती हीट की ना ही करंट की। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग होता है बेटा ड्रॉन इनटू वायर्स, कि इसकी तारें बन जाए। तो जो मेटल्स होती हैं वो क्या है, उसकी वायर्स बन जाती हैं, बहुत ज्यादा डक्टाइल होती है। सबसे ज्यादा डक्टाइल है जो, वो क्या है, गोल्ड है। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है, इसकी बहुत लंबी तार बन जाती है, इसीलिए इसको ज्वेलरी के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, डक्टाइल मीन्स जिसकी वायर बन जाए, और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरह फिर आती है मैलेबल। मैलेबल मीन्स ड्रॉन इनटू शीट्स। मैलेबल मीन्स ड्रॉन इनटू शीट्स, इसकी शीट्स बन जाती हैं। शीट मीन्स जो, जैसे आप देखते हैं एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं, शटरिंग वगैरह के लिए यूज होती हैं। जो मेटल्स है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं शीट्स वगैरह में, वो क्या होती है, मेलेबल होती है, मेलेबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। जबकि नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होती है, उसकी कोई भी आगे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है नॉन मेटल्स में। फिर उसके बाद आता है लस्टर। लस्टर में क्या होता है बेटा, शाइनिंग। शाइनिंग, जो मेटल्स होती है वो शाइन करती हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं, यूरेनियम है, ये क्या है, शाइनिंग प्रोड्यूस करती हैं। जो मेटल्स है वो लस्ट्रस होती हैं और नॉन मेटल्स नहीं होती। मेटल्स लस्ट्रस होती हैं और नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होती है, मीन जिसकी शाइनिंग होती है। फिर आता है सोनरस। सोनरस मीन साउंड प्रोड्यूस। मेटल्स है, मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करती हैं। कोई दो मेटल्स आपस में मारो, ठीक है, तो उसमें से साउंड आएगी। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती जो आपको साउंड प्रोड्यूस करेगी। फिर आती है हार्डनेस। जो मेटल्स होती है ये हार्ड होती है, मीन सॉलिड होती है। मेटल्स सॉलिड होती है, लेकिन एक्सेप्शनल भी केस होते हैं, ठीक है। मेटल्स में एक्सेप्शनल केस है जो क्या है, सॉलिड नहीं है, मीन्स मर्करी। मर्करी क्या एक्सेप्शन है,
मरकरी के अंदर स्पेशल एक्सेप्शन है कि ये क्या होती है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन है मरकरी क्या मेटल है। मेटल्स क्या होती है, हमेशा सॉलिड होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें, जैसे मरकरी जिसको पारा बोलते हैं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में यूज करते हैं, जो शाइनिंग वाला होता है। इसी तरह जो गैसेज है, जो नॉन मेटल्स है, वो क्या होती है, सॉलिड भी होती है, मोस्टली वो गैसेज होती है। नॉन मेटल्स मोस्टली गैसेज फॉर्म में होती हैं, लेकिन सॉलिड भी आ जाती है। लेकिन जो मेटल है वो क्या है, हमेशा हार्ड मींस सॉलिड ही होती है। फिर आती है फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में आ जाती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट मींस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो वही सेम रिपीट, जो मेटल्स है वो क्या हमेशा सॉलिड ही होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो क्या सॉलिड भी होती है और साथ में गैस भी होती है। जैसे लिक्विड है, ठीक है, मरकरी है तो ये मेटल लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मोर होता है मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है हमेशा, और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इजी है, कंडक्शन, सेकंड डक्टिलिटी, थर्ड मेलेबिलिटी, फोर्थ डक्टिलिटी या डक्टाइल बोल सकते हो, फिफ्थ लस्टर, सिक्स्थ सोलरस, सेवंथ हार्डनेस कितनी होती है इसकी, फिजिकल स्टेट कौन से होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये इजी है। इसी तरह इसके बाद आती है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये इसकी डेफिनेशन में भी आ गया था। सबसे पहले था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है बेटा, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि इसके पास जो इसकी लास्ट शेल है, जो लास्ट शेल है, आखिरी इसकी शेल होती है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस होते हैं। तो हमेशा मेटल्स में क्या होता है, 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मोस्टली केसेस के अंदर मेटल्स के अंदर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 और 3 की फॉर्म में होते हैं, जबकि उस साइड 5 6 7 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, खाली होते हैं, वेकेंट होते हैं लास्ट शेल के अंदर। हमेशा लास्ट शेल को काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करता हूं मैं, सपोज कर लो मेटल लेते हैं सोडियम का 11 नंबर होता है, सोडियम का नंबर 11 होता है। तो इसकी शेल में क्या है, फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1, तो ये क्या है, 1 रहेगा ना। ठीक है, इसी तरह अगर आपको उसका एग्जांपल है नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स का आप एग्जांपल ले लो, उसको ही कर लो, ऑक्सीजन ले लो, 8 नंबर पे है, 2 6, तो जो लास्ट शेल है उसके अंदर 6 हो गए। मोस्टली 5 6 7 होते हैं, कई बार इसके अंदर 4 भी आ जाते हैं स्पेशल केसेस में। तो 4 के लिए क्या आप कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का 6 नंबर होता है, पहली में 2, दूसरी में 4। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, 1 2 3, और नॉन मेटल्स के अंदर 4 5 6 7, 4 भी हो सकता है, अदरवाइज 5 6 7 तो होते हैं। फिर सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन डोनर और रिसेप्टर। तो मैंने पहले ही बताया था इसकी डेफिनेशन में, ये क्या डोनेट करते हैं, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल से, तो ये क्या होते हैं, हमेशा डोनर होते हैं और ये रिसेप्टर होते हैं। फिर थर्ड आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नेगेटिव। तो जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी को उधारे देती हैं, वो किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। तो ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा, और ये नेगेटिव। फिजिकल के अलावा अगर केमिकल प्रॉपर्टीज आती है ना, तो ये लिख सकते हो आप केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर आता है ऑक्साइड टाइप। जो मेटल्स है उसकी टाइप क्या होती है,
जब मेटल्स किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या ऑक्साइड बनाती है, और ये कौन सी ऑक्साइड बनाती है, बेसिक बनाती है, जबकि नॉन मेटल्स एसिडिक बिहेवियर करती है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाती है नॉन मेटल्स, और मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाती है। फिर आता है करसिव, मतलब ये रिएक्टिव कितनी होती है, मेटल्स है बेटा बहुत रिएक्टिव होती है। छोटी क्लासेस में आपने क्वेश्चन भी पढ़े हैं कि कोई भी मेटल में आप मींस कोई लेमन वगैरह का पिकल, लेमन पिकल, ठीक है, इस तरह का अचार नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या रिएक्टिव होते हैं। आपने देखा होगा लैब के अंदर जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, जो भी बर्तन होते हैं, वो मेटल्स के नहीं बनते, वो बोरोसिलिकेट के बनती है कि वो नॉन रिएक्टिव है। तो मेटल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। इनको करसिव भी हो जाती है, करसिव भी होते हैं और रिएक्टिव भी होते हैं, लेकिन ये लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस किस प्रकार के होते हैं, तो आयंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हमने थर्ड पॉइंट के अंदर इसका कर लिया था, आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिव को एनायन, एनायन मड भी बोलते हैं। जब रिफाइनिंग करेंगे उसका नाम ही एनायन मड होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ आयंस में क्या, पॉजिटिव मींस कैटायन होते हैं इसके अंदर, मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर एनायन होते हैं। लास्ट रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। इनमें से रिड्यूसिंग कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, मींस रिड्यूस कर देता है, वो किसी के पास मान लो 13 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट कर दिया, रिड्यूस कर गया, वो 10 पे रह गया, वो 2 और 8। तो ये क्या होते हैं, मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनर और रिसेप्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव, ऑक्साइड टाइप, करसिव, रिएक्टिविटी, और टाइप्स ऑफ आयंस, और लास्ट वन रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद आता है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जब मेटल्स वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। जब भी आपने जो पढ़ा होगा वो डायरेक्ट पढ़ा होगा कि मेटल और वाटर आपस में जब कांटेक्ट करती हैं, रिएक्शन करती हैं, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है। लेकिन 2 स्टेप होते हैं रियल में, ठीक है। स्टेप 1 होता है, स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या होता है, जब मेटल, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, लिबरेट हो जाती है हाइड्रोजन। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या होता है, मेटल और वाटर जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। तो इसमें स्टेप 2 भी होता है। फिर जो ये मेटल ऑक्साइड है, जब ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है, और साथ में हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं जब भी ये वाटर के साथ कांटेक्ट करते हैं। अब ये रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, तो उससे पहले इसकी जो आप फॉर्म करेंगे, हर मेटल हमेशा ही, जरूरी नहीं है कि हर मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, कारण क्या वो बताएंगे आप, ठीक है। इसके पीछे जो मेन काज है, मेन कारण है कि कई ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है कि सारी मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, तो ऐसा नहीं है बेटा, सारी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं करती, तो उसके लिए उससे पहले अपन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले के मीन्स पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, फिर मॉडरेट, एवरेज सी, उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव जो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती।
जो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती वो वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। अब इसको जाल करने का जो फार्मूला है, ठीक है, एक आपकी बुक के अंदर यहां हाइड्रोजन दिया गया है, एक बार उसको छोड़ दो, स्किप कर दो, वो आगे आएगा कि हाइड्रोजन क्यों सेंटर में है। हाइड्रोजन क्या है बेटा, नॉन मेटल है, लेकिन उसकी काउंटिंग इस सीरीज में आती है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर हाइड्रोजन की भी आती है, लेकिन ये क्यों आती है वो बाद में करेंगे। अब इसको याद करने का फार्मूला क्या है, कैटरीना, के स्टैंड्स फॉर कैटरीना ने, सोडियम मीन्स ने, कैटरीना ने, Ca कैल्शियम मीन्स कार, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, अल्टो जेन फरारी, एल्यूमिनियम जिंक आयरन, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये छोटा सा ट्रिक है बेटा, ठीक है, इस एक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए। कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। के स्टैंड्स फॉर पोटाशियम, ने सोडियम Na, कार मीन्स कैल्शियम Ca, मांगी मैग्नीशियम, अल्टो मीन्स एल्यूमिनियम, जेन मीन्स जिंक, फरारी मीन्स आयरन, फिर पी और वी, फिर भी लेड, ठीक है, पीवी को बोलते हैं पर लेड होगा। फिर भी क्यों, तो क्यों को आप इस तरह लिख सकते हैं Cu, क्यों, फिर भी क्यों मिली मीन्स मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है बेटा H, फिर भी क्यों मिली मीन्स मरकरी, सिल्वर का साइन क्या होता है बेटा Ag मीन्स क्या होता है, सिल्वर होता है, और ऑडी एज, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का ये छोटा सा ट्रिक है। अब दोबारा आते हैं कि कौन सी रिएक्शंस वाटर के साथ होंगी, मेटल्स की कौन सी नहीं होंगी। सबसे पहले आता है सोडियम और पोटाशियम, क्योंकि सबसे पहले क्या था, जो सोडियम था और पोटाशियम था। जब भी सोडियम या पोटाशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, और साथ में एक चीज रहेगी यहां पे प्लस हीट एनर्जी बहुत होती है भैया। इसी तरह जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। अब इन दोनों को हम जब भी रखते हैं, या इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, इसी से ये चीज भी आपकी क्लियर होती है कि सोडियम है पोटाशियम है, इनको डायरेक्ट कहीं भी हम रख नहीं सकते। जैसे ही ये हवा के एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये आग पकड़ लेती है। तो क्यों पकड़ती है आग, ये क्वेश्चन भी यहां से क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये क्या होती है, विग्रस रिएक्शन होती है इसके अंदर, विग्रस रिएक्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बिग्रेट होना, निकलना, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट से जनरेट होती है। तो जब ये हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है तो वो क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये फायर कैचर हो जाती है, आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन दोनों को किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। उसके बाद आता है बेटा सोडियम पोटाशियम के बाद क्या आता था, कैल्शियम।
तो उसके बाद आता है कैल्शियम। अब ये दोनों क्या थे, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पहले तो कैल्शियम बेटा इजीली रिएक्ट कर तो लेता है, लेकिन इसमें जब कैल्शियम रिएक्ट करता है, कैल्शियम की रिएक्शन होती है तो इसके अंदर से कोई ज्यादा हीट जनरेट नहीं होती, हीट एनर्जी ज्यादा नहीं निकलती, हीट एनर्जी इसमें से ज्यादा नहीं निकलती, तभी ये आग नहीं पकड़ता। कैल्शियम होता है एक तरह से ब्रिटल फॉर्म होता है, ठीक है। पीछे हमने किया था मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में कि वो हार्ड होता है और ये ब्रिटल होती है नॉन मेटल से मान लो, तो ये भी एक तरह से ब्रिटल टाइप आई थी। ब्रिटल टाइप क्या होती है, जैसे चौक होता है, वो ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, उसको तोड़ देते हैं, वो ब्रिटल टाइप होता है। तो कैल्शियम के बाद आ जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम का मैग्नीशियम आता है। तो मैग्नीशियम में एक प्रॉपर्टी आती है कि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि ये हमेशा हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, गर्म पानी के साथ ये रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, इसकी रिएक्शन नहीं होती कोल्ड वाटर के साथ। अब देखो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि रिएक्टिविटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है हमें, ठीक है। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव थे, उसके बाद आ गया कैल्शियम, वो भी रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम है तो ये रिएक्टिव लेकिन लेस रिएक्टिव हो रहे हैं, धीरे धीरे हल्का फुल्का कम हो रहे हैं। तो मैग्नीशियम की ये खासियत है कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर, सॉरी हॉट वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। इसको याद रखना हो तो कोल्ड वाटर में CW और हॉट वाटर में HW। CW मीन्स क्लास वर्क एंड HW मीन्स होमवर्क। तो मैग्नीशियम क्या कभी भी क्लास वर्क नहीं करता, इसीलिए ये कोल्ड वर्क वाटर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, ये हमेशा होमवर्क करता है, मीन्स हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इसके बाद क्या थे बेटा, कैटरीना ने मांगी कार मांगी हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। अब ये क्या है, ये रिएक्शन तो ये भी कर जाते हैं। अब धीरे धीरे देखो कम हो रहा है, वो कोल्ड वाटर के साथ भी उनकी रिएक्शन थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन हुई। अब ये क्या है, ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करती है, सिर्फ स्टीम, क्योंकि स्टीम क्या है, हाईली मतलब हाईली कह सकते हैं आपको, हाईली वेपराइज्ड होती है और गर्म होती है बहुत ज्यादा, स्टीम फ्री प्रोड्यूस होती है। जब वो हीट एनर्जी बहुत ज्यादा हीट अपने अंदर अब्जॉर्व करती है तो ही किसी चीज की स्टीम बनती है। तो ये क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, स्टीम के साथ रिएक्शन करती है तीनों, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों हमेशा ही स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। अब इसके बाद रहेगी क्या, हाइड्रोजन फरारी, फिर भी लेड, क्यों, कॉपर, मिली, Hg, मर्करी, सिल्वर और डी। तो ये जो रहेगी उसके बाद ये क्या होते हैं, डोंट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो मेरा क्वेश्चन क्या था पीछे, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो पता चल गया ना सभी मेटल्स है वो रिएक्ट क्यों नहीं करती पानी के साथ। तो इस तरह रिएक्टिविटी सीरीज से हम इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब मेटल्स है कॉपर, ठीक है जी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना देते हैं। कॉपर ऑक्साइड ये हमेशा बेसिक फॉर्म में होता है, हमेशा जो बनता है वो बेसिक फॉर्म में बनता है। और जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करते हैं ये हमेशा एसिडिक बनाते हैं। एसिडिक मीन्स जैसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, SO2 हो गया, इस तरह की H2SO4, ठीक है। नॉन मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे ये क्या बनाएंगे, ये हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, जबकि मेटल्स है वो हमेशा क्या बनाएंगी, वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। इसी तरह इसके अंदर एक नई चीज की एंट्री हो जाती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो बिहेव करते हैं एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस, विच बिहेव्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक। जो कभी कभी तो एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी वो बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर करें जिंक ऑक्साइड, क्योंकि ये क्या थे स्टीम के साथ, इसमें जब स्टीम के साथ रिएक्शन होती है तो वो सेकंड स्टेप खत्म हो जाता है, तो इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही होता है। मेटल ऑक्साइड ही बनते हैं हमेशा, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं बनते। जिंक ऑक्साइड मींस मेटल ऑक्साइड ओनली फर्स्ट स्टेप है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या है एग्जांपल किसके हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या है, जो एसिडिक की तरह कभी एक सेकंड में वो एसिडिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड में वो बेसिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। कि जो मेटल्स है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। जब ये रिएक्शन करती हैं मेटल, जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या होएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में साल्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। जब जिंक और HCl आपस में मिक्स होते हैं तो जिंक क्लोराइड, ठीक है, साल्ट बन गया, साथ में H2 गैस निकल गई। इसी तरह जिंक को अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ डाइल्यूट फॉर्म में हो, डाइल्यूट फॉर्म क्या होती है कोई बता? डाइल्यूट वो होता है जब उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, तो उसको डाइल्यूट कहते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो तरह की टर्म्स आती हैं। कंसंट्रेटेड होता है जिसमें बहुत ज्यादा एसिडिक हो, उसको कंसंट्रेटेड बोल देते हैं। ठीक है, डाइल्यूट क्या होता है? जो कम एसिडिक हो, उसको डाइल्यूट फॉर्म बोल देते हैं। तो इसी तरह जब जिंक और डाइल्यूट H2SO4 मिक्स होते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जरूरी नहीं कि ये हर डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी रिएक्ट होती है कोई मेटल, तो वो जरूरी नहीं कि वो H2 निकले। कई बार एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, जैसे कल अपन एक्सेप्शनल केस पढ़े थे जिसके अंदर क्या था, जैसे हमने पढ़ा था मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटाशियम है, ये है तो मेटल ही, लेकिन ये नाइफ चाकू की हेल्प से इसको काट सकते हैं, जैसे एक पनीर काटते हैं, इतनी सॉफ्ट होती है। ठीक है, इस तरह एक्सेप्शनल केस होता है। अगर जिंक को या किसी मेटल को हम नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हम जिंक या मेटल, कोई भी मेटल लिख दो इसकी जगह, मेटल को हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसमें क्या बनता होता है? मेटल और डाइल्यूट एसिड मिलके क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा कोई भी मेटल, तो क्या बनेगा? H2 की जगह H2O मींस वाटर बनेगा। ये एक्सेप्शनल केस है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसके साथ मेटल रिएक्ट करके, किस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर, साल्ट प्लस वाटर बनाती है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड। अब ऐसा क्यों? कारण ये होता है, जहां कई बार क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोजन की बजाय H2O वाटर क्यों देती है? H2O। ठीक है, तो क्या बेटा नाइट्रिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी के कारण ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? कि वो इतनी पावर होती है, वो किसी के साथ ऑक्सीजन चिपका सकता है। तो इसके अंदर इतनी पावर है, देखो आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इतनी पावर है इसके अंदर नाइट्रिक एसिड के साथ कि ये H2 के साथ ऑक्सीजन चिपका देता है और वाटर बन जाता है।
ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड है, इसने उसका सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। अदरवाइज क्या था कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड तो क्या बनता है साल्ट प्लस H2, लेकिन नाइट्रिक एसिड ने आगे एक एक्सेप्शनल केस दे दिया नया। तो अब इसके ऊपर फिर काम चला, रिसर्च हुई, ठीक है। तो आगे कोई एक ऐसी मेटल भी मिल गई जो नाइट्रिक, वो कहती है कि नाइट्रिक के साथ ही रिएक्शन करूंगी, ठीक है, साथ में बनाऊंगी भी H2। तो उसके लिए जो मेटल मिली अपने को वो मिली मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये क्या बेटा, मैग्नीशियम या मैग्नीज, ये दोनों जब HNO3 के साथ रिएक्शन करती हैं तो साल्ट प्लस, ये गलत लिखा हुआ है, साल्ट प्लस H2 गैस ही बनाती है, ठीक है। तो ये क्या एक्सेप्शनल केस था नाइट्रिक एसिड, तो उसके लिए एक्सेप्शनल, ठीक है, Mg और Mn मामा, ठीक है। मैग्नीशियम और मैग्नीज मामा दोनों ऐसी मेटल्स आ गई जो इसके ऊपर हैवी होगी, और उसने क्या किया साल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन ही निकल गई। अब क्या होता है बेटा, अब जहां मेन काम है जो H का काम है, H का डिस्प्लेस हो रहा है, और हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसकी कंडीशन क्या थी कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को या लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है। तो जहां देखो H डिस्प्लेस हो रहा है, सब में H डिस्प्लेस हो रहा है, तो अपनी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी मेटल्स की, ठीक है, जो अपन ने कल की थी, क्या थी वो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फेरारी, फिर भी क्यों मिली मर्करी सिल्वर ऑडी, ठीक है। तो जहां पे क्या था बेटा, अब हाइड्रोजन की प्रेजेंस इसमें आती है, इसलिए रिएक्टिव सीरीज आप निकालते हो तो उसमें हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, ठीक है। फिर भी ये मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसके अंदर यहाँ हाइड्रोजन आता है। तो मीनिंग क्या है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जो ऊपर वाली है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जो मोर देन हाइड्रोजन रिएक्टिविटी अगर किसी की है तो वो क्या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि कंडीशन एक है, मेन एक चीज है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी हाइड्रोजन से वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। अदरवाइज क्या था, HCl है, H है, H2SO4 है तो H है, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है तो H है। तो इसको H को डिस्प्लेस कौन कर सकता है, H को डिस्प्लेस सिर्फ वही कर सकता है जो H से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा ताकतवर है। तो जहां से और भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि अगर बाई चांस किसी इनमें से आ जाए, ठीक है, कैल्शियम का आ गया, मरकरी का आ गया, ठीक है, सिल्वर का आ गया, तो अगर इनका आता है तो इनमें क्या होता है बेटा, ये रिएक्ट नहीं करते। कई बार आ जाए, मान लो कि ये रिएक्शन है, कैल्शियम है प्लस डाइल्यूट है, HCl है, तो ये क्या बनेगा, तो इसमें आप लिखोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर अगर मान लो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो कि नो रिएक्शन, इसके अंदर कोई चीज नहीं बनी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो नो रिएक्शन होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या, इसकी रिएक्टिविटी है जो वो हाइड्रोजन से कम है, तो नो रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन आपस में। तो आपने देखे हुए कुछ फार्मूले में लिख रहा हूं यहां पे, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इनमें आपने देखा होगा आगे वाली जो मेटल है वो चेंज हो रही है, पहले सोडियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम है, लेकिन सबकी जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन ही है। तो लेकिन क्लोरीन, जहां पे क्लोरीन का क्या है 1 है, जहां 2 है, जहां 3 है, ऐसा क्यों है? जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है
अब मेटल्स का मैंने बोला था फर्स्ट डे कि मेटल्स में क्या होता है, उसकी जो बैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं लास्ट शेल के अंदर 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब मान लो सोडियम है 11 नंबर पे है, तो इसकी पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। मैग्नीशियम है 12 नंबर पे है, इसकी पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। अब जहां पे जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, क्लोरीन के साथ अटैच हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है। अब जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, क्लोरीन के साथ तो एक ही होएगा, तो जो एक बच गया वो एक दूसरी क्लोरीन के साथ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका फार्मूला क्या बनता है, NaCl, क्योंकि सिंगल क्लोरीन के साथ इसका चल रहा है काम, ठीक है। अब इसके पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसकी क्या है, 2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो उसने एक तो इस क्लोरीन को दे दिया, एक इस क्लोरीन को दे दिया, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन चाहिए, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो होते हैं जिसके अंदर डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, दे दिया इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे अभी अपन ने देखा था NaCl के अंदर, Na के पास 281 थे और Cl के पास 287 थे, तो जहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये दोनों शेल्स फुली फिल्ड हो गई, ये आयनिक बॉन्ड है। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसके अंदर शेयरिंग चलती है कि जब भी जरूरत है तो आप ले लो, अदरवाइज मेरे को दे दो। तो शेयरिंग के साथ जो बॉन्डिंग बनती है वो होती है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होते हैं वो डोनेट कर देते हैं, दे दिया तो दे दिया, इसीलिए आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड माना जाता है। आयनिक बॉन्ड को बहुत ज्यादा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, उसकी पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। क्या होती है फिजिकल नेचर, वो हार्ड होता है, ठीक है, मजबूत होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, उसको अलग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि क्या है बेटा, इसकी नेचर में क्या है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसमें बहुत ज्यादा फोर्सेज होती हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसकी जो नेचर होती है इसीलिए वो क्या होती है, हार्ड होती है, मजबूत होती है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेज है, तो अब उन फोर्सेज को तोड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए क्या है, ज्यादा मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा करना पड़ेगा या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत ज्यादा होता है, मोर होता है। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये मोस्टली जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको बोल देते हैं, आप सॉल्वेंट बोल देते हैं, वाटर के अंदर तो ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, व्हाट इनसॉल्युबल इन कैरोसिन ऑयल एटसेट्रा। जरूरी नहीं कि ये हर लिक्विड के साथ जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होंगे, जरूरी नहीं है। जैसे वाटर है, वाटर के साथ वो सॉल्युबल है। इसी तरह कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसके अंदर से अगर आप करंट पास करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो आपने ये देखा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, मान लो आपके पास कोई सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में से मान लो इलेक्ट्रिसिटी डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, साल्ट डाल देते हैं इसके अंदर, NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है बेटा, Na और Cl जो इसके आयन है ये डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो इसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास। बेटा टॉपिक आता है अक्रेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स हमें मिलती कहां से हैं। तो उससे पहले एक मैं वर्ड बताता हूं आपको, ठीक है, मेटलर्जी। मेटलर्जी ये वो साइंस है बेटा जिसके अंदर मेटल्स के को फाइंड आउट करने में जो हमारी हेल्प करती है।
ठीक है। जो मेटल्स को फाइंड आउट करते हैं उनको, जैसे आगे कोर्स होते हैं मेटलर्जी इंजीनियरिंग का, तो वो मेटल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेटलर्जी में क्या आता है कि कैसे हम मेटल्स हमें मिलती हैं, कैसे उनको प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की प्रॉपर्टीज, उसकी एप्लीकेशंस, उसकी एक्सट्रैक्शन, किस तरह उनको प्यूरिफाई किया जाता है, उस सारी फॉर्म को, उसकी साइंस को मेटलर्जी बोलते हैं। अब जो भी हमें मेटल मिलती हैं वो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हमें जो प्रोवाइड होती है, मिलती हैं, वो कहाँ से मिलती है? अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है, अर्थ के क्रस्ट से हमें मेटल्स मिलती हैं। मोस्टली मेटल्स क्रस्ट से ही मिलती हैं। अब सबसे पहले आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, जो नेचुरली हमें अर्थ की क्रस्ट वाली जो पार्ट है अर्थ का, ठीक है, उससे हमें जो नेचुरली मिलते हैं। इसके बारे में, मिनरल्स के बारे में आपने ज्योग्राफी वगैरह में बहुत पढ़ा होगा, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, जो हमें मिनरल्स मिले, ठीक है, क्या वो सारी हमें मतलब मेटल, सबसे हम मेटल्स ले सकते हैं? जो मिनरल्स हमें मिल सकते हैं, क्या सबसे हम मेटल्स ले सकते हैं? जहां कोई ऐसी चीज से हम मेटल लेते हैं जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो और हमें इजीली अवेलेबल हो, कॉस्टली ना हो, ठीक है। सबसे पहले मिनरल्स आता है, उसके बाद आता है ओर्स, विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। तो क्या होता है ओर्स, किसको बोलते हैं बेटा? हम वो चीज देखते हैं कि अब इससे हमें अच्छी परसेंटेज, अच्छी क्वालिटी, ठीक है, अच्छी परसेंटेज के साथ हमें कोई मेटल तैयार मिल जाएगी, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना कि हर मिनरल जो भी हमें मिल रहा है हम उससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिससे हमें ये लगता है कि ये मेटल हमें कॉस्टली पड़ेगी, प्रॉफिटेबली नहीं बनेगी, तो उससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं करते। मिनरल्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो जिससे हमें पता चलता है कि इससे ज़्यादा अमाउंट में, हाई परसेंटेज के अंदर हमें मेटल मिलेगी, तो हम उसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हाई परसेंटेज और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, आसानी से हमें निकल जाए, प्यूरिफाई हो जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके बाद आता है बेटा गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स कहते हैं इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सैंड डस्ट। अब जो मिनरल्स हमें मिल रहे हैं उसके अंदर जो डस्ट वगैरह धरती से निकाल रहे हैं, तो साथ में नेचुरल है बेटा, उसके साथ सैंड डस्ट वगैरह भी होगी। अब इस सैंड या डस्ट वगैरह को हम मान लो रिमूव करने चाहिए, तो हाइड्रोलिक प्रेशर से भी हो जाती है। हाइड्रोलिक वाटर से मान लो प्रेशर बना के पानी का मार दिया, तो वो डस्ट वगैरह दूर गई। तो हमें इम्प्योर, सबसे पहले तो हमें इम्प्योर और चाहिए, इम्प्योर मेटल चाहिए हमें। तो जब हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसके तो कई मेथड होते हैं, हाइड्रोलिक वाटर आ गया, ठीक है, फ्रोथ एंड फ्लोटेशन मेथड आ गया, जाए तो मैग्नेटिक मेथड आता है, ये बड़ा कॉमन है मैग्नेटिक मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो इस तरह व्हील लगे होते हैं, ये मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है, जिसके ऊपर वो लेदर पीस है। अब क्या होता है, ये मूव करता है, इस तरह मूव करता रहता है, ठीक है। अब जहां पे हम क्या है, जो हमारे पास मेटल है इम्प्योर, या और बोल सकते हैं जो हमारे पास और है, उसको यहां से मूव करते रहते हैं, तो ये क्या है, जिस तरह चलता रहता है। अब जो मेटल्स हैं वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होंगी, तो वो जहां से, जो तो इम्प्योर फॉर्म है इसके अंदर सैंड वगैरह, वो तो दूर जाके गिरी जाएगी इस तरह इम्प्यूरिटीज, ठीक है। जो मेटल है वो नजदीक गिरती रहेगी, इम्प्योर मेटल। तो ये कई मेथड है, इसको और में से सैंड और, ठीक है, क्ले वगैरह को रिमूव करने की, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब आता है बेटा जो आपके पास मेटल्स आ रही हैं, ठीक है, उनको हम कैसे प्योर करते हैं। इनरिचमेंट ऑफ और भी बोल सकते हैं उसको, कंसंट्रेशन ऑफ और भी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर। तो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आसानी से करते हैं हम, उसके अंदर जो सैंड वगैरह है, सोयल है, उसको रिमूव करना है। उसको हम कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ और या कंसंट्रेशन ऑफ और। ये नई टर्म में बुक में नहीं हुई, इनरिचमेंट ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ और। अब हम जो इसको मैग्नेट सॉरी जो हमारी ये मेटल्स है इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या देखना है, तो तीन तरह की मेटल्स हमारे पास आती हैं, हाईली रिएक्टिव,
मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तीनों को एक्सट्रैक्ट करने का, प्योर करने का अलग अलग मेथड है। उसके लिए ये चार्ट बना हुआ है, ये ध्यान समझो। और है मींस कोई भी इम्प्योर मेटल है हमारे पास, तो वो तीन प्रकार की मेटल्स होती हैं। पहली होती है जो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, जो मीडियम रिएक्टिव है, मॉडरेट है, और जो लो रिएक्टिव है। तो इनकी एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसमें सोडियम है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, NaCl, ठीक है। इसके अंदर है मान लो जिंक है, जिंक है, मॉडरेट है। और इसके अंदर कोई लगा लो, कॉपर लगा लो, कॉपर है, ठीक है। इनको करना है, तो इनके लिए सबसे पहले हम करेंगे मीडियम वाली जो मॉडरेट रिएक्टिविटी है। अगर जी आ गई तो ये दोनों साथ ही आ जाएगी। तो इसमें आपने देखा होगा, सबसे पहले इस चार्ट में देखो, जो मॉडरेट रिएक्टिव है उसके अंदर कार्बोनेट और सल्फाइड और दो प्रकार की उसके अंदर अशुद्धियां आ जाती है और आ जाते हैं। एक तो होते हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, जैसे जिंक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो ZnCO3, और Zn सल्फाइड मीन सल्फर, ZnS। अब हम पहले ही बोल के हटे थे कि जब भी हमने मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हाईली परसेंटेज मिल जाए हमें, और प्रॉफिटेबली मिल जाए, आसानी से मिल जाए। अब इसीलिए इसके और बनाते हैं हम, ठीक है। और कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। ZnS सल्फाइड बोल देते हैं जिसको, ठीक है, सल्फाइड, और ZnCO3 मींस कार्बोनेट, ठीक है। दोबारा ध्यान से देखो एक बार उसको। कार्बोनेट, ठीक है, जहां पे मिसिंग है, जहां आएगा कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, और जहां आएगा रोस्टिंग, C कार्बोनेट, C कैल्सिनेशन, और सल्फाइड रोस्टिंग। ये कई बार डिफरेंस आ जाता है इसमें, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में अंतर क्या है, ये डिफरेंस मोस्टली, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाता है। तो देखेंगे अब इसके अंदर क्या है, ZnS मीन्स सल्फाइड और CO3 मीन्स कार्बोनेट। अब इसको जब भी हम हीट करते हैं, इसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। इसको हीट करेंगे बहुत ज्यादा, ये हीट करें, बहुत ज्यादा हीट करेंगे। और जब भी हीट करेंगे इसको, तो ऑक्सीजन क्या है, एयर से कांटेक्ट में आ जाएगी। तो इसको जो हीट कर रहे हैं ZnS प्लस O2 की प्रेजेंस में कर रहे हैं। जब ये हीट होएगी तो वही चीज बन जाएगी, ऑक्साइड बन जाएगी। तो यहां से जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 निकल जाएगा। तो हमारे पास हमने क्या करना है, प्रॉफिटेबली हमने कि आसानी से आप मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे उसको प्यूरिफाई कर सकते हो। तो हमें सिर्फ वो देखना है। तो सबसे पहले हम इसके ऑक्साइड बनाएंगे कि आसानी से हम ऑक्साइड से, अब ये ऑक्साइड बन गया, इससे हम मेटल रिफाइन आसानी से कर लेंगे, प्यूरिफाई। अब दूसरी तरफ है ऑक्सीजन पहले ही है, तो इसको क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर, यहीं से अंतर बन गया, इसके अंदर डिफरेंस आ गया। जो सल्फाइड और होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो कार्बोनेट होते हैं वो होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा इसमें क्या होता है, SO2 बनता है। इसके अंदर जब इसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे, ठीक है, काफी अमाउंट में इसको हीट देते रहेंगे, तो इसमें क्या बनेगा, तो सेम चीज है, ZnO जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये सेकंड डिफरेंस आ गया, इसके अंदर SO2 बनता है, उसके अंदर CO2 बनता है। अब जब इनका ऑक्साइड आ गया अपने पास, तो ऑक्साइड जब आ जाता है, तो उसके बाद जब भी उसको प्यूरिफाई करना है, जब भी उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें कार्बन की कोई फॉर्म चाहिए, जो प्योर फॉर्म। तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, कार्बन की प्योर फॉर्म के लिए हम क्या कोक लेंगे, तो इसको कोक की प्रेजेंस में मींस C, तो कोक की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण जिंक प्लस CO, तो ये हमारे पास
जिंक क्या होगी, ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगी, जिंक की हमने निकाली थी। इसी तरह ZnO लेंगे तो सेम रिएक्शन चलेगी, ZnO लेके सेम जिंक ऑक्साइड, क्योंकि क्या है बेटा हम डायरेक्ट भी वहां से कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबली नहीं था, बहुत ज्यादा हार्ड टास्क था, तो हमने ऑक्साइड बनाई। इसीलिए हमने दो प्रोसेस की, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन ये वाली होती है, ठीक है, ये वाली कैल्सिनेशन है कार्बोनेट, और ये वाली है रोस्टिंग। तो इनकी डेफिनेशन आ गई, इनका डिफरेंस आ गया, और हमारे पास मेटल हमें मिल गई, जिंक हमें मिल गया। और जो ये जिंक मिला है हमें, ये जिंक बेटा क्या होता है, ये 90% ये 90% प्योर होता है, इसीलिए लास्ट फॉर्म चलती है रिफाइनिंग की, इसीलिए ये लास्ट फॉर्म चलती है रिफाइनिंग की, कि वो पूरी तरह रिफाइन हो जाए, फिर 100% यहां आके मिलती है। जो 100% मिलती है वो जहां आके हमें मिलती है। और इसमें आप 3R भी बोल सकते हो, कि जो 3R का यूज होता है, ठीक है, 3R का यूज होता है, 3R, ठीक है, रोस्टिंग, रिडक्शन, रिफाइनिंग, ठीक है। ये 3R जो होते हैं वो किसमें यूज होते हैं, 3R होते हैं इसके अंदर जो लो रिएक्टिविटी है। सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे, ठीक है, सल्फाइड और मीन्स रोस्टिंग, पहला यहां आ गया, ठीक है, दूसरा आ गया रिडक्शन आ जाता है इसके अंदर, और तीसरा आ जाता है रिफाइनिंग। तो ये 3R है, ठीक है, 3R से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा टॉपिक टफ भी है लेकिन अच्छा है, 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में जो ये वाली इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अभी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए, लो के लिए, जो लो रिएक्टिव है, ठीक है, जैसे कॉपर वगैरह। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोलाइट रहती हैं। एक ये सोल्यूशन लिया, ठीक है, मोल्टन स्टेट में लेते हैं, मोल्टन मींस एक्वस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, मोल्टन का मतलब लिक्विड स्टेट बोलते हैं। तो उसको लिया हमने, तो इसके अंदर क्या है बेटा, एनोड को मैंने इम्प्योर लिया, इम्प्योरिटी फॉर्म में जो लिया उसको एनोड, और जो प्योर फॉर्म में उसको कहते हैं कैथोड, इन दोनों को लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इसका मैं आपको अलग से बार फॉर्म दिखाता हूं कि कैथोड पे क्या एक्शन हो रहे हैं। ये कैथोड है, कैथोड में क्या है बेटा, सारे नेगेटिव है। तो इसमें क्या है, कॉपर क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव होता है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या रहेगा, अकेला कॉपर रहेगा, और जब अकेला कॉपर रहेगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा। सबसे पहले जो इसके अंदर मोल्टन में था सारा कुछ, वो वाली कॉपर है, जो वो कॉपर सारी इस पे जमनी स्टार्ट होगी, इस पे जमा होनी स्टार्ट हो जाती है एनोड कैथोड पे। जब ये सारी कॉपर यहां से निकल जाती है तब ये एनोड है। एनोड क्या था, कॉपर का ही कॉपर सल्फेट लिया था हमने, इम्प्योर फॉर्म ली थी कॉपर सल्फेट। अब इसके अंदर कॉपर रहेगी प्लस सल्फेट। अब जब जो ये लिक्विड वाली कॉपर है सारी वहां पे डिपॉजिट होनी स्टार्ट होगी, जमनी स्टार्ट होगी कैथोड पे। तो क्या होगा, इसमें जो लिक्विड है, जो ये एक सोल्यूशन है, इसमें कॉपर की एब्सेंस आ गई, तो ऊपर से जो एनोड से उसमें से कॉपर इसके अंदर जानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब रह गया जो सल्फर है, उसका क्या रिएक्शन होता है। एनोड के अंदर सल्फर का क्या, जो सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, इसका क्या होता है, तो SO4 की फॉर्म में होता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, SO4 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो ये पॉजिटिव, जो एनोड है इसमें पॉजिटिव है, तो वो इसके साथ रिएक्ट करता है। जब इसके साथ वो रिएक्ट करता है तो ये एक सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्म में बबल्स, तो बबल्स यहां से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, बबल्स निकलते रहते हैं। तो इस तरह हम कॉपर को जो लो रिएक्टिव में आता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह Na और Cl है, सेम यही प्रोसीजर रहता है। NaCl
जो NaCl लिया था मैंने, इसके अंदर NaCl का एग्जांपल लिया था, इसमें भी इसी तरह Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो सेम वही प्रोसेस चलती है। और जो इम्प्यूरिटीज रह जाती है वो किसके अंदर आ जाती है, नीचे एनोड मड है, एनोड मड के अंदर ये इम्प्यूरिटीज रह जाती है। इसके बाद बेटा अपना लास्ट जो टॉपिक है वो आता है करजन। ठीक है, करजन के ऊपर आता है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, करजन एंड प्रिवेंशन। तो जब भी मेटल एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या है, डार्क ब्राउनिश हो जाती है, डार्क ब्राउनिश उसका कलर हो जाता है, मीन्स मेन आयरन का। ठीक है, कॉपर है वो ग्रीनिश कलर की हो जाती है, उस पर ग्रीनिश कलर आ जाता है। तो ये सारी चीज क्या है, करजन ही है। अब इसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं बेटा, जिस छोटी क्लास में आपने किए होंगे प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंट कर दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस कर दो, या गैल्वेनाइजेशन मेथड कि चीप मेटल के ऊपर एक गुड क्वालिटी की मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जहाँ एनोडाइजिंग होता है। ये एक नया आपके आ रहा है, एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि अलॉय बनाना। तो अलॉय क्या है, वो मिक्सचर होता है मेटल मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, उसको अलॉय बोलते हैं। जैसे स्टील है, जब ये स्टील बन जाता है तो इसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, कोई एयर का, कोई वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।